10 मिनट से भी कम टाइम में आज राजा राममोहन रॉय के लाइफ और कॉन्टेक्स्ट के बारे में इस तरह समझाऊंगा कि पॉल साइंस के बिल्कुल बिगिनर्स या नॉन पॉल साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी इसे इजीली समझ सकेंगे। सो राममोहन रॉय के पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल फिलोसफी को अगर हम जानना चाहते हैं तो उनके सोशियो रिलीजियस फिलोसफी को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ही वाज प्राइमरीली ए सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर। उस वक्त के इंडियन कल्चर, उस वक्त के इंडियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस में जो भी उन्हें प्रॉब्लम्स दिख रहे थे उन्हें वो रिफॉर्म करना चाह रहे थे। तो ही वाज ए इनिशिएटर ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया। उनके बाद आने वाले वक्त में अगर हम देखें, चाहे वो दयानंद सरस्वती हो, अरविंदो हो, स्वामी विवेकानंद हो, इन सभी ने फिर इंडियन कल्चर को, इंडियन रिलीजन को, इंडियन वे ऑफ थिंकिंग को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने की कोशिश की। तो इसीलिए कई लोग उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, मॉडर्न फिलोसफी इन इंडिया को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम राममोहन रॉय से ही शुरुआत करते हैं। तो आज के वीडियो में आज के लेक्चर में हम उनके लाइफ और कॉन्टेक्स्ट के बारे में बेसिक सीखेंगे। इनके और भी वीडियोस हैं, ऊपर आप आई बटन से जाके या फिर हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट के प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो, जिसपे हम मोर ऑफ एग्जाम सेंट्रिक सीयूईटी, पीजी या यूजीसी नेट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि टाइमलाइंस, बुक्स और इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, उन सब पे अलग वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जाकर उनको चेक कर सकते हो। ठीक है, 18th सेंचुरी के एक फिलोसोफर है राममोहन। 1772 में बॉर्न होते हैं और आगे चल के 18th 19th सेंचुरी का जो फेज है उस पे ये मोस्टली अपना काम करते हैं। 1833 में डेथ हो जाती है इनकी। जो लुमिनस स्टार इन द फर्मामेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहते हैं इनको रविंद्रनाथ टैगोर। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कि ये इससे ये देखा जा रहा है बहुत इज्जत करते थे उनकी। ही हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल दोज पीपल, ऑल दोज इंपॉर्टेंट राइटर्स, फिलोसोफर्स। आने वाले वक्त में जितने भी और भी लोग आते हैं सब लोग उनकी काफी इज्जत करते हुए हमें देखने को मिलता है। और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी उनकी काफी रिस्पेक्ट थी। वेस्टर्न वर्ल्ड के फिलोसोफर्स, दिग्गज फिलोसोफर्स अगर हम बात करें, जैसे जेरेमी बेंथम हो गए, सीएफ एंड्रयूज हो गए, वो इनके कंटेम्प्रेरी थे। उसी एज में ये भी काम कर रहे थे और पता था उनको भी इनके वर्क्स के बारे में पता था और वो अप्रिशिएट भी करते थे राममोहन रॉय के कंट्रीब्यूशंस को। ठीक है, सो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं इनको। और इनका काम मैंने बताया कि मोस्टली प्राइमरी इनका काम जो था रिलीजियस बाइगोट्री या रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी जो उस वक्त डेवलप हो चुका था उसके अगेंस्ट ही मोस्टली एक्टिविटी अपना कर रहे थे। उसी के बारे में लोगों को अवेयर करना चाह रहे थे। ये कि इन्होंने एक तो कई सारे लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट थे, हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो अपने नॉलेज, अपने इन्फॉर्मेशन के थ्रू ये लोगों को अवेयर करना चाह रहे थे ट्रू नेचर ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट क्या है और उनको किस तरह से मिस इंटरप्रेट किया गया है प्रैक्टिशनर्स के थ्रू, चाहे वो हिंदुइज्म के अंदर ब्राह्मण्स हो या इस्लाम के अंदर के प्रीस्ट हो, जो भी हो, ये जो प्रैक्टिसिंग लोग हैं जिन्होंने मिस इंटरप्रेट इसको किया है, उससे ये रिलीजन को सेपरेट करना चाह रहे थे। ठीक है, बहुत ही अच्छे घर से बिलोंग करते थे, अच्छे काफी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से थे। बंगाल के बर्दवान में राधानगर जगह से वो आते थे। उनके फादर भी काफी इन्फ्लुएंशियल थे, अपर कास्ट फैमिली, ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे, अच्छे पैसे वाले घर से थे। हिज फादर वाज इनिशियली ऑफिशियल इन गवर्नमेंट ऑफिशियल थे और बाद में 1793 के जो परमानेंट सेटलमेंट आता है उसके बाद वो एक लैंडलॉर्ड भी बनते हैं। सो उस तरह से काफी इन्फ्लुएंशियल एंड गुड रिस्पेक्टेबल फैमिली से वो बिलोंग करते थे। और इसी से ही हम देखते हैं कि जिस कॉन्टेक्स्ट में आप रहते हो उसी कॉन्टेक्स्ट में रह के आप उसकी कमियों को देखने लगते हो। जैसे कि प्लेटो के केस में हमने देखा था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में वो रहते थे तो उन्हें डायरेक्ट डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगी। उसी तरह से बिकॉज ही वॉज प्लेस्ड इन ए वेल टू डू फैमिली, अपर कास्ट हिंदू फैमिली में बिलोंग करते थे, तो उन्हें वहाँ के कुछ दिक्कतें दिखने लगी थी। ठीक है, पढ़ाई में बहुत तेज, बहुत ही इंटेलिजेंट, स्मार्ट एक अपने टाइम पे किड हुआ करते थे। फिर उन्होंने पढ़ाई काफी सारे लैंग्वेजेस में की, काफी कुछ उन्होंने सीखने की कोशिश की। 1833 में उनका डेथ हो जाता है ब्रिस्टल लंदन में जाके। वो हम आगे देखेंगे वो लंदन जाते हैं, क्यों जाते हैं, वो सारी चीजें हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, सो बहुत इंटेलिजेंट थे, 10 लगभग लैंग्वेजेस वो अच्छे से जानते थे, वेल वर्स्ड इन ऑलमोस्ट 10 लैंग्वेजेस। और सारे लैंग्वेजेस थे ऐसी बात नहीं है, all of them were very very classical and very very hard and difficult language. Hindi, Sanskrit, Urdu, Persian, Arabic, Hebrew, Latin, Greek, French, ये सारे डिफिकल्ट और डाइवर्स लैंग्वेजेस थे। इन सब में वो बहुत ही अच्छी तरह से अपना एक्सपर्टीज जमा चुके थे और यही वजह थी कि क्योंकि वो इन सारे लैंग्वेजेस को जानते थे तो उन्हें ट्रांसलेशंस पे नहीं डिपेंड करना पड़ता था। वो खुद उन ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ पाते थे कि वेद और उपनिषद में क्या लिखा हुआ है, वो उन्हें किसी दूसरे ब्राह्मण या दूसरे पंडित से सुनने की आवश्यकता नहीं थी, वो खुद उसको समझ सकते थे। कुरान में क्या लिखा हुआ है, हदीस में क्या लिखा हुआ है, वो खुद उसको पढ़ के समझ सकते थे, ना कि उन्हें डिपेंड करना पड़ता था किसी मौलवी से कि वो हमें आके बताएंगे। वो बाइबल को खुद पढ़ के समझ सकते थे, उन्हें किसी फादर के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता था, किसी पादरी पे नहीं डिपेंड करना पड़ता था कि वो आके मुझे समझाएंगे या मुझे मिस इंटरप्रेट करेंगे, उसका ऑप्शन नहीं था। और देख ही रहो, हिब्रू, ग्रीक, लैटिन जैसे भी मेजर लैंग्वेजेस वो उन्हें आती थी और साथ में फ्रेंच भी वो जानते थे। और कॉन्टेम्पोररी जो भी इवेंट्स चल रहे थे उस वक्त, अब उनके उनके दौर का एक सबसे पॉपुलर इवेंट था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आप लोग जानते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी उनको काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिली है, उसके आइडियाज से वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हैं। तो वेस्टर्न फिलोसफी को काफी क्लोजली उन्होंने देखा है, हिंदू फिलोसफी को उन्होंने काफी क्लोजली देखा है, इस्लामिक फिलोसफी को उन्होंने बहुत क्लोजली देखा है। इन सबको देखने के बाद वो एक जो भी अपना आइडियाज, जो भी अपने फिलोसफी देते हैं, इन सबके बेसिस पे देते हैं। ऐसा नहीं कि हवा पे बैठे हुए कहीं के ट्रांसलेशन पढ़ लिया और कुछ कुछ आइडियाज यहाँ दिए जा रहे हैं, ज्ञान दिए जा रहे हैं। नो, ही हैज पर्सनली एंगेज्ड विद ऑल ऑफ दीज टेक्स्ट, ऑल ऑफ दीज आइडियाज, एंड उसके बाद एक सिंथेसिस वो निकालते हैं और वो पाते हैं कि समस्या क्या है एक्चुअली हमारे इंडियन पूरे सोसाइटी में। उनका कहना था कि सिर्फ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स अगर हो भी जाएंगे, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मान लो अगर ब्रिटिश से मिल भी जाती है, उस वक्त तो इंडिपेंडेंस का डिमांड उस तरह से आया नहीं था 1700 1800 के शुरुआत में,
लेटर ऑन डेवलप होता है। बट उनका कहना था कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स अगर होते भी हैं तो कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो सकता है। सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स होंगे तभी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के फायदा है, तभी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के फायदे हैं, उनका ये मानना था। ठीक है, और वेद उपनिषद सारी चीजों पे उनका अच्छा होल्ड था। ठीक है, तो सबसे पहले वो पढ़ने के लिए जाते हैं, अपना अरबिक और पर्शियन सीखते हैं। सबसे पहले पटना जाते हैं, पटना में जाके सबसे पहले पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज सीखते हैं, कुरान को सीखते हैं अच्छे से, सूफी पोएट्स के साथ उनका उठना बैठना रहना चलता है काफी टाइम से, प्लेटो के अरबिक ट्रांसलेशंस को वो पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस्लामिक जो भी आइडियाज थे, इस्लामिक फिलोसफी को वो पहले सबसे समझते हैं। उसके बाद इस्लामिक फिलोसफी और ट्रेडिशंस को सीखने के बाद वो बनारस जाते हैं, बनारस में संस्कृत लैंग्वेज पे स्टडी करते हैं, और संस्कृत को स्टडी करते करते वो वेद उपनिषद इन सब के बारे में एक इन्फॉर्मेशन नॉलेज एक्वायर करते हैं। उसके बाद वो कुछ समय के बाद घर वापस जाते हैं, 16 साल की उम्र में वापस आ चुके हैं। तो सोचिए वो कब गए होंगे, कब सीखे होंगे, कि 16 साल में तो हम लोग बाहर निकलते हैं पढ़ने को सीखने को, कि भाई कॉलेज जाएंगे, हायर सेकेंडरी करेंगे, कुछ करेंगे। 16 साल में अगला 2 लैंग्वेजेस के ऊपर टेक्स्ट को पढ़ के वापस घर की तरफ आ रहे थे। सो वो जैसे ही वापस पहुंचते हैं तो वही कुछ लिखना अपना शुरू करते हैं वहां, जिसके थ्रू वो क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं हिंदू आइडल वर्शिप को, जो कि बहुत ज्यादा वहां नहीं एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वो एक पर्टिकुलर सोशल कॉन्टेक्स्ट से आते हैं, एक अपर कास्ट हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते हैं, पूजा पाठ वाले। तो वहां ऐसे नहीं चलता है कि आप अचानक विदेश से वापस आओ, अचानक कहीं से वापस आओ और क्रिटिसाइज करना शुरू करो, कुछ भी लिखना पढ़ना शुरू करो। तो उनके फादर को नहीं पसंद आता है, तो उन्हें निकाल दिया जाता है कि भाई जाओ, तुमसे कोई मुझे मतलब नहीं है, इतना ज्ञान यहाँ मत दिया करो, जाओ निकलो यहाँ से, जो भी सीखो जहां करना है करो जाके। तो उसके चलते वो घर से निकल जाते हैं, काफी टाइम तक बाहर वंडर करते हैं, और इसी दौरान वो तिब्बत भी पहुंचते हैं, और तिब्बत पहुंचने के बाद वो बुद्धिज्म भी सीखते हैं। तो फॉर्चुनेटली वो बुद्धिज्म के बारे में भी इंफॉर्मेशन रखते हैं, काफी बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट आइडियाज, बुद्धिस्ट फिलोसफी को भी वो सीखते हैं तिब्बत में जाके। तो इन सारों का मिला के जो है इनका धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए दोबारा बनारस जाते हैं, बनारस जाके इस बार वो अद्वैत वेदांता के ऊपर थोड़ा सा नॉलेज अपना एक्वायर करते हैं, और इन सब के थ्रू वो एक लगभग काफी वाइड एरे ऑफ इन्फॉर्मेशन गैदर ऑलरेडी कर चुके होते हैं। ठीक है, सो कुछ टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश के लिए भी वो काम करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट तो क्या, ब्रिटिश के कुछ ऑफिसर्स के साथ ये काम भी करते हैं, जैसे कि दीवान, एज ए दीवान उन्होंने सर्व किया था, वुल्फोर्ड हो गया, दिग्बी हो गए, ये सारे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, इनके साथ इन्होंने काम भी किया है, जिसके थ्रू इन्हें मौका मिला वेस्टर्न फिलोसफी को भी जानने का, ब्रिटिश फिलोसफी या अदर वेस्टर्न थिंकर्स, वेस्टर्न आइडियाज को भी सीखने का इन्हें मौका मिला, और खूब इन्होंने एंजॉय किया, काम भी किया, साथ ही पढ़ते भी गए, सीखते भी गए। इसी तरह से वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। ठीक है, और फिर 1814 के आसपास ये सारा कुछ कर कुरा के वो कलकत्ता वापस चले जाते हैं, अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज को एक्सेलरेट करने के लिए, पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए, और थोड़े बहुत बिजनेस के रिगार्डिंग भी वो काम करना चाहते थे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया अच्छे घर से थे, पैसे वाले घर से वो थे ही ऑलरेडी। तो उनके कुछ बिजनेस इंटरेस्ट भी थे, कहीं कारण उन्होंने इन्वेस्ट भी कर रखा था कलकत्ता में, ब्रिटिश कंपनीज वगैरह में भी इन्वेस्ट कर रखे थे। तो इन सब चीजों को चलाने को, मैनेज करने को, साथ ही पॉलिटिकल एक्टिविज्म भी करना है और लोगों को अवेयर भी करना है, इन सब चीजों के लिए वो जो है अपना जॉब छोड़ के वापस कलकत्ता चले जाते हैं। और एक्टिविज्म के दौरान अपने उस वक्त के कुछ जो इविल प्रैक्टिसेस चल रहे थे, जैसे कि सती की प्रैक्टिस जो चल रहा था उस वक्त, या फिर और भी जो ऑर्थोडॉक्सिस चल रहे थे, उनके अगेंस्ट धीरे धीरे आवाज उठाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि 1829 में इनफैक्ट विलियम बेंटिंग जो थे गवर्नर जनरल, उन्होंने सती को एबॉलिश भी कर दिया था, जो कि हम डायरेक्टली एसोसिएट भी करते हैं कि राम मोहन रॉय हु वाज रिस्पांसिबल फॉर एबॉलिशन ऑफ सती। जब हमें क्वेश्चंस जीके में भी पूछते हैं तो हम बचपन से राम मोहन रॉय को याद करते हुए आ रहे हैं, उनका नाम लेते हुए आ रहे हैं। ठीक है, सो सती को एबॉलिश कर दिया गया था। सती को एबॉलिश करने के बाद क्या होता है कि एक मेजर सोसाइटी ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदूज जो है इसके अगेंस्ट हो जाते हैं, इस पर्टिकुलर एबॉलिशन ऑफ सती का जो एक्ट था उसके अगेंस्ट होते हैं। वो बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने लगते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने लगते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने लगते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने लगते हैं कि सती एबॉलिश नहीं होना चाहिए, दिस इज रिलेटेड टू कल्चर, ये वो फलाना, वो एक अपना प्रोपेगेंडा रन करना शुरू करते हैं, जिसके चलते ब्रिटिश एक बार रीथिंक करती है एबॉलिशन ऑफ सती के जो लॉ को था उसको वो रिपील करना चाहती है, एबॉलिशन को रिपील करना चाहती है, जिससे क्या होगा कि सती दोबारा लागू हो जाएगा। तो इसी को ही रोकने के लिए राम मोहन रॉय जो है डिसाइड करते हैं कि 1830 में जो है मैं इंग्लैंड जाऊंगा, और इंग्लैंड के पार्लियामेंट के मेंबर्स से, लंदन में और भी हाई ऑफिशियल्स या किंग से या फिर जो भी रॉयल हाउस है उनसे मिलकर, मोनार्क से मिलकर मैं उनको समझाऊंगा कि सती को एबॉलिश करना क्यों इतना जरूरी था, क्यों एक अच्छा एक्ट है, किसी की भी बातों में आके इसे नहीं कैंसिल करना चाहिए। इसके बारे में डिस्कस करने के लिए वो लंदन जाने को तैयार होते हैं। 1830 में वो लंदन जाते हैं, और उसी दौरान जब वो लंदन जाते हैं, लंदन के लिए जब निकलते हैं, तो उस वक्त के जो टाइटुलर मुगल रूलर इंडिया में थे अकबर टू उनसे आग्रह करते हैं कि क्योंकि मेरे देश से ही एक इंसान जा रहा है, वहां मिलेगा, वहां रॉयल हाउस से मिलेगा, वहां के मोनार्क से मिलेगा, तो वो कहते हैं कि मेरे कुछ रिक्वेस्ट हैं, डियर राम मोहन, मेरे कुछ रिक्वेस्ट हैं, तो क्या कृपया आप मेरे इन रिक्वेस्ट को अपने साथ, क्या आप एज माय एम्बेसडर जाएंगे और वहां के मोनार्क के सामने मेरे इन आग्रहों को रखेंगे उनके सामने, विल यू डू इट? तो राम मोहन कहते हैं कि ठीक है, कर दूंगा, मैं जब जा ही रहा हूं वहां, तो आपके जो भी इश्यूज है आप मुझे दे दीजिए लिख के, मैं उनसे पर्सनली करूंगा, उन्हें मैं कोशिश करूंगा कन्विंस करने के लिए कि आपकी जो भी डिमांड्स है, जो भी रिक्वेस्ट है उन्हें मानी जाए। तो राजा जो थे उस वक्त मुगल एम्परर, टाइटुलर मुगल एम्परर अकबर टू, वो कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि आपने एग्री किया है, आपका इतना बड़ा दिल है, सज्जन पुरुष हैं, आप जाके जा रहे हैं वहां, मेरे भी जो डिमांड्स है, मेरे भी जो रिक्वेस्ट है, वहां के मोनार्क के साथ बैठ के आप डिस्कस करने को एग्री हो रहे हैं, तो मैं आपको मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नॉमिनेट करना चाहता हूं, और मैं आपको राजा की उपाधि देना चाहता हूं, राजा का टाइटल देना चाहता हूं। तो वही से ही जो है राजा राम मोहन रॉय बनता है, हम उन्हें राजा राम मोहन रॉय के नाम से जानते हैं। राम मोहन उनका नाम था, राजा जो टाइटल था वो उस वक्त के टाइटुलर मुगल एम्परर अकबर टू ने दिया था। क्यों? क्योंकि राम मोहन जो थे उनके एम्बेसडर बनके, उनके जो आइडियाज थे उन्हें रिप्रेजेंट करने वाले थे वहां इंग्लैंड में जाके। ठीक है, सो
तो वहीं जाके ही जो है वो थोड़े से इल हो जाते हैं, थोड़े से बीमार हो जाते हैं और 1833 के 27 दिसंबर को अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हो जाता है वहीं इंग्लैंड में ही। ठीक है, सो दीज वर द बेसिक आइडियाज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक लाइफ ऑफ राजा राम मोहन रॉय। और अगर अब हम स्पेसिफिक सीयूईटी पीजी या यूजीसी नेट जैसे मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स के ऊपर अगर स्पेसिफिकली ध्यान देना चाहें तो और इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, जैसे कि टाइमलाइन, जैसे कि वर्क्स, जैसे कि सोशल रिलीजियस आइडियाज, ये सब आएंगे। तो इन सब के ऊपर भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट के प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हो, ऊपर आई बटन से भी आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, नीचे भी मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी इस वक्त दिख रहा होगा। थैंक यू।